Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of RBS Polytechnic Dispensary College in Electronics Engineering Department. आज मैं आपके सामने अपने लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूँ, जिसमें हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं अपने पुराने लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 11 तक यूनिट 4 तक डिस्कस कर चुका था, जो कि हमारी यूनिट 4 ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। आज के इस लेक्चर नंबर 12 में मैं उसी यूनिट नंबर 4 के कंटेंट को आगे कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली मैं आपको बता चुका था अपने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके थे कि ट्रांजिस्टर वर्क एज ए एम्पलीफायर, और उसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। तो यहाँ पर हम उसी कंटेंट को या उसी यूनिट को फर्दर स्टडी करेंगे। आइए स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ 12 रिलेटेड टू द यूनिट 4। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकालते हैं जो हमारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं, जैसा कि करंट गेन। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या पैरामीटर हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। करंट गेन, जैसा करंट गेन द स्मॉल चेंज इन, या कह सकते हैं आउटपुट करंट एंड द रेशियो ऑफ इनपुट करंट, दैट आर कॉल्ड करंट गेन। इसको हम ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, आउटपुट करंट अपॉन द रेशियो ऑफ अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। The rate of change of common emitter जो आउटपुट कलेक्टर करंट होती है, और here मैंने क्या लिया है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिया है, यानी कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करके हम जो एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो वो क्या जाएगा, आउटपुट करंट, आउटपुट यानी डेल्टा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, IC मैक्सिमम माइनस IC मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू IC जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू, उसी प्रकार से बीटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस फैक्टर की बीटा की मिनिमम वैल्यू। इसी को हम ये कह देते हैं, इसको ही मैंने आपको बताया, इसको हमें क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। तो बीटा एक प्रकार का करंट गेन भी होता है, या इसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहा जाता है। और यदि इसकी वेरिएबल वैल्यू की बात करें तो ये बीटा IC आता है। यदि हम कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं तो डेल्टा IC अपॉन IB होता है। That's it। तो यहाँ पर ये हो गया कि करंट गेन क्या होता है, द करंट गेन इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट एंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट करंट। या कह सकते हो आप कि आउटपुट करंट में सूची परिवर्तन की दर और आउटपुट परिवर्तन की इनपुट और आउटपुट करंट के सूची परिवर्तनों की दर के अनुपात को करंट गेन कहा जाता है। अगर ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये बीटा हो जाता है। उसी प्रकार से यदि मैं उसकी बात करूं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो IC अपॉन IB हो जाता है, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये बात हुई हमारी करंट गेन की। अब हम डिस्कस करते हैं करंट वोल्टेज गेन को। Now we will discuss about voltage gain। हमने करंट गेन के बारे में पढ़ लिया, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस में डिस्कस करेंगे वोल्टेज गेन के बारे में। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का भी सिंपल फिनोमेना है। वोल्टेज गेन का मतलब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज के सूक्ष्म परिवर्तन की दर तथा सूक्ष्म परिवर्तन की दर इनपुट वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज गेन कहा जाता है, जिसको मैं AV इससे दिखा देते हैं, जो करंट के रूप से दिखाया गया था। तो डेल्टा इनपुट वोल्टेज, जैसे कि अगर मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो इसमें इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VBE, डेल्टा VBE, आउटपुट वोल्टेज VCE अपॉन डेल्टा VBE। डेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, V
VCE का मैक्सिमम माइनस VCE का मिनिमम अपॉन VBE का मैक्सिमम वैल्यू माइनस VBE की मिनिमम वैल्यू। फिर हमारा फॉर्मूला बन गया। और उसी प्रकार से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में AB, इसे वोल्टेज गेन जिसे दिखाते हैं, वो हमारा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज के रेशियो को कहा जाता है। VCE ओवर VCB। तो ये हमारा बेसिकली आपका वोल्टेज गेन का हो गया। अब हम इसका डिस्कस करते हैं थोड़ा इसके और पावर गेन निकालने के लिए हम इसके थोड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या निकल कर आएगा। तो अगर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो कि RC पैरेलल होगा RL के, और पैरेलल का मतलब क्या होगा, RC प्लस RL, जिसको RTH कह लेते हैं या भौतिक में RAC कहा जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं। जैसे मैं करंट गेन की बात करूं तो करंट वोल्टेज गेन की बात करता हूं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के एम्पलीफायर के लिए, तो हम जानते हैं इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। तो आपको पता है V बराबर IR। अब मैं ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मैं वोल्टेज करंट और इनके रिगार्डिंग मुझे फॉर्मूले निकालने हैं। तो वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। वोल्टेज गेन बराबर हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, ठीक है, और R का डेफिनेट RAC इंटू RAC। ये तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज, उसी के अकॉर्डिंग इनपुट। आउटपुट करंट हो गया IC और IB इंटू इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका R इनपुट होगा, और यहाँ पर ये R आउटपुट मान लो। तो यहाँ से वोल्टेज गेन क्या निकल कर आया, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आया IC अपॉन IB को हम क्या लिख देते हैं, बीटा इंटू R आउट अपॉन R इनपुट। ये हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला ड्राइव होकर आया। तो बीटा इंटू R आउटपुट, या R आउटपुट की जगह तो आप RAC को लिख दीजिए, क्योंकि आउटपुट का में AC वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। RAC का मान यहाँ से निकालेंगे, RC पैरेलल RL से निकाल लेंगे, ये आ गया। और इसका यदि करंट गेन निकाला जाए, करंट गेन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में निकाला जाए तो कितना होगा, आपको पता है आउटपुट करंट कौन सी है आपकी IC, इनपुट करंट कौन सी है IB, इसको क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। तो आप ये डायरेक्ट आपको पूछा है डायरेक्ट करंट गेन निकालिए, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वही डायरेक्ट करंट गेन की वैल्यू होगी, यानी जो बीटा की वैल्यू होगी वही डायरेक्टली करंट गेन की होगी। अब हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया, अब हमारे पास क्या करंट गेन है, तो हम क्या निकाल लेंगे, पावर गेन, क्योंकि हमें एम्पलीफायर क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो नाउ कैलकुलेट द पावर गेन, जिसको AP से। तो देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है V इंटू I, इससे निकाल सकते हैं, या I² इंटू R, इससे भी निकाल सकते हैं। मालूम है, तो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, इससे निकाल लेता हूँ। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या आया, बीटा RAC अपॉन R इनपुट, और करंट गेन कितना, बीटा, तो कितना बन गया, बीटा स्क्वायर RAC अपॉन R इनपुट। देखिए इससे भी ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, और चाहूँ मैं इससे भी ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि P बराबर क्या होता है I² R। तो करंट गेन मेरी क्या है, बीटा स्क्वायर, और आउटपुट क्या हो गया RAC अपॉन R इनपुट। तो सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ हमारा ये पावर गेन का फॉर्मूला हो गया कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एम्पलीफायर एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि AC वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, AC वीक सिग्नल को। ये लेकिन याद करिए,
जब तक उसके ट्रांजिस्टर पे डीसी बायसिंग नहीं की जाती तब तक वो एसी को बायस एम्पलीफाई नहीं करेगी। और डीसी बायसिंग करने के लिए हम डिफरेंट बायस सर्किट पहले के यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। तो एम्पलीफायर आर दोज सर्किट एम्पलीफाई द वीक एसी सिग्नल टू द इनटू द पावर एसी सिग्नल। ठीक है, तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स। ए क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। तो यहाँ समझते हैं कि जो हमारे जो ट्रांजिस्टर से बनने वाले जो एम्पलीफायर होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर एंड क्लास सी एम्पलीफायर। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि क्लास का क्या मतलब है। क्लास का यहाँ पर यह मतलब है कि जब मैं इनपुट दे रहा हूं, जितना मैंने इनपुट दिया और कितनी इनपुट की साइकिल को उसने एम्पलीफाई कर दिया। यदि वह पूरी 360 डिग्री को फाइट कर देता है तो वो क्लास ए में आता है, और उससे कम इसकी आधी को करता है एम्पलीफाई इनपुट की तो वो इससे उसमें आता है, इससे कम करता है तो वो उससे आता है, उससे कम करता है इस प्रकार से ये चीज गिरती चली जाती है। तो हम क्लास ए एम्पलीफायर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये ट्रांजिस्टर लिया है जिसकी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग करी मैंने। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट में समझाता हूँ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था ये लोड है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा एक्टिव रीजन है, इसका मिड पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ से मुझे ये आउटपुट प्राप्त होगा। ये मेरा इनपुट सिग्नल है और ये मेरा आउटपुट सिग्नल है। तो देखिए इसने पूरी 360 डिग्री को, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया, ये R1, R2, RC, RE। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बेसिकली इसके यहाँ ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये हमारा क्या क्यू पॉइंट है। मैं इसको ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये सैचुरेशन पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट होता है। अगर इससे नीचे जाएगा तो हमारी नेगेटिव की पल्स कटेगी, यदि ऊपर जाएगा तो हमारी पॉजिटिव की पल्स कटेगी। तो उसका कहने का मतलब यह है कि वह एम्पलीफायर जो कि पूरी 360 डिग्री को पूरी, क्योंकि हमारी ये पूरी साइकिल कितनी डिग्री मानी जाएगी, 360 डिग्री मानी जाएगी। यदि पूरी 360 डिग्री साइकिल को एम्पलीफाई करता है तो उसे क्लास ए एम्पलीफायर कहा जाता है। तो इस जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसके अंदर 360 डिग्री यानी पूरी एक साइकिल को एम्पलीफाई कर देता है। इसी वजह से इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी आती है। इसी वजह से इसके अंदर क्या आती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आती है, जिस वजह से इसको सबसे अच्छा एम्पलीफायर माना जाता है, जिसको क्लास ए रखा जाता है, क्योंकि ये पूरी इनपुट साइकिल को 360 डिग्री को एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन कुछ इसमें डिसएडवांटेज थे, इसी वजह से ये फेल हो गया और उसके बाद क्लास बी एम्पलीफायर हमने यूज किया। डिसएडवांटेज क्या थे कि ये पूरी साइकिल 360 डिग्री में होता है तो इसमें ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होता। जैसे मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर तुरंत स्टार्ट हो गया, यानी आपका ट्रांजिस्टर या कंटिन्यूसली चालू रहता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर में हीटिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है, अर्थात ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी वजह से पावर लॉस होने लगते हैं, जिससे एफिशिएंसी के थोड़े देर कुछ समय बाद इसकी एफिशिएंसी घटने लगती है, तो इसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ट्रांजिस्टर कार्य कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बीच में बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके में हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ट्रांजिस्टर गर्म होने लग गया, जिसकी वजह से लॉसेस होने लगे, लॉसेस होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी गिरने लग जाती है। अब इसी हीटिंग प्रोसेस को कैसे कम करेंगे कि भाई हीटिंग कम करने का मतलब है कुछ देर के लिए में ट्रांजिस्टर ऑफ होना चाहिए।
तो मैंने क्या किया, इसी का आधा साइकिल को करा, यानी 360 डिग्री को अब हम क्या यूज करेंगे, 80 डिग्री हाफ साइकिल को, यानी पहले हाफ साइकिल को एक करेगा तो उसको अगर उसको हम ओनली हाफ साइकिल करके, अर्थात मैं कंटिन्यूस साइकिल ना कर हाफ साइकिल का मतलब 180 डिग्री करके ही यदि एम्पलीफाई करना शुरू करूं तो जिससे मेरे ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, देर के लिए थोड़ा बंद होने लग जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, जिससे मेरे ट्रांजिस्टर में हीटिंग प्रोसेस नहीं होगा, अर्थात लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्लास बी एम्पलीफायर के लिए दो ट्रांजिस्टर आपस में एंटी पैरेलल लगाए गए, जैसे कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज की, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया गया। इस तरह से यहां से आउटपुट ले लिया भाई, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करेगा और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक जैसे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। माना पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ, तो हीटिंग प्रोसेस कम हुआ। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाला ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा, तब ये वाला ऑफ होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे हीटिंग होना कम हो जाएगी और ऑन ऑफ होता रहेगा। इसीलिए ये ट्रांजिस्टर है, इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी कम होती है लेकिन एफिशिएंसी थोड़ी एज कंपेयर टू क्लास बी के बढ़ जाती है। और इसको बताएं कि इसको दो ट्रांजिस्टर एंटी पैरेलल यूज किए गए हैं, तो इसको पुश पुल एम्पलीफायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर को पुश कर रहा है तो इसको खींच के ऑन कर रहा है, एक ऑफ कर रहा है तो एक ऑन कर रहा है, यानी एक टाइम पर एक ऑन तो एक ऑफ, एक ऑफ हुआ तो दूसरे वाले ने दूसरे को ऑन किया, इसीलिए इसे पुश पुल एम्पलीफायर से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि ये 360 डिग्री पर एम्पलीफाई होगा साइकिल की, ये हाफ साइकिल 180 डिग्री पर होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं और क्लास ए बी ये दोनों का ही यूज किया जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एफिशिएंसी यहाँ पर घट रही है, सबसे कम एफिशिएंसी लो एफिशिएंसी यहाँ होगी, फिर थोड़ी एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिग्नल है अब मुझे हाफ पे ही चाहिए, किसका चाहिए, क्योंकि हमारे इन एम्पलीफायर्स का यूज हम इसको हम ऑडियो एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर की तरह। तो क्लास और जो क्लास सी एम्पलीफायर हुआ, क्लास सी एम्पलीफायर वैसा एम्पलीफायर है जिसके अंदर देखा जाए तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेकार होती है, यानी इसके अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही इसे हम ऑडियो एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, लगभग 80 या 90 के आसपास, अप टू 90% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम समझिए। क्लास सी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर यहां पर कलेक्टर टर्मिनल पर एक ट्यून्ड सर्किट लगा देते हैं, एक ट्यून्ड सर्किट लगा दिया जाता है, एल और सी, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यून्ड सर्किट कह देते हैं, जो कि हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो कम कर देता है लेकिन एफिशिएंसी बढ़ा देता है, जो कि देखा जाए तो बेसिकली हमें 30 डिग्री से पहले काम करते हैं, यानी अब हमारे जो सिग्नल चाहिए वो इतना प्रोवाइड करेगा। तो जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है ये बेसिकली हमारे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम वगैरह ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूलेशन को अधिकतर यूज किए जाते हैं। तो जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेकार होती है। इसका यूज हम एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अधिकतर करते हैं।
क्योंकि वहाँ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें सिर्फ मैसेज सिग्नल की आवश्यकता होती है, जो कि उसकी एम्पलीट्यूड पर उपस्थित होता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है, उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका एम्पलीफायर, एक बार ओवरव्यू करते हैं। जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है, इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है, ठीक है, जो कि 360 डिग्री पर साइकिल को एम्पलीफाई करता है। इसकी इफिशियंसी कम होती है क्योंकि इस समय हीटिंग, इसके बाद इसकी हीटिंग प्रोसेस को ये खत्म कर देता है और ये 180 पे करता है, उसके बाद ये 90 पे करता है, उसके बाद ये करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छी इफिशियंसी किसकी होती है, तो वो क्लास सी एम्पलीफायर है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और लीनियरिटी किसके अंदर होती है, तो वो क्लास ए एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर एम्पलीफायर का, अब जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच टाइप एम्पलीफायर विच कैन बी प्रोवाइड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम, तो देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी तो हमें क्लास सी एम्पलीफायर प्रोवाइड कराता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो हमें प्रोवाइड कराएगा वो क्लास ए एम्पलीफायर कराएगा। तो यहाँ पर आपका एम्पलीफायर से ट्रांजिस्टर का जो रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंसर्न हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर्स में तो इसके हाइब्रिड पैरामीटर, देखिए क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, जब ट्रांजिस्टर पढ़ लिया गया, उसको बना दिया गया, उसके बाद उसके इक्विवेलेंट मॉडल बनाया गया। क्या बनाया गया? उसको छोटे सिग्नल्स के लिए यूज किया गया। अब तक हम वीक सिग्नल तो बात करते हैं, अब इसमें भी सिग्नल स्मॉल से स्मॉल सिग्नल, यानी हम ट्रांजिस्टर पर स्मॉल से स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करें तो उसके लिए स्मॉल से स्मॉल मॉडल तैयार किए गए और उस मॉडल को हाइब्रिड मॉडल या एक्स पैरामीटर कहा गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।